नमस्कार, मैं सिकंदर खान और आज हम शुरू कर रहे हैं मौर्य वंश। देखिए, 10वीं क्लास का नया सिलेबस जारी हो चुका है। उस नए सिलेबस के अनुसार हमें क्या क्या पोर्शन करना है और क्या क्या हटाना है। इसी कड़ी के अंदर 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के इतिहास पोर्शन का पहला जो पार्ट है वो दिया गया है मौर्य वंश। तो हम उसी मौर्य वंश को शुरू कर रहे हैं और इस कड़ी के अंदर हम उन इतिहास के पोर्शन को करेंगे जो आगामी एग्ज़ाम के तौर पर सिलेबस में हमें दिए गए हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके इतिहास का पहला बिंदु यही है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमसे इसी प्रकार जुड़े रहें। तो देखिए, हम शुरू करते हैं सबसे पहला सामाजिक इतिहास का बिंदु मौर्य वंश। देखिए, प्राचीन समय के अंदर भारत है वो 16 महाजनपदों के अंदर बंटा हुआ था और उन्हीं 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था मगध। और उन 16 महाजनपदों के अंदर अपने आप को जो शक्तिशाली स्थापित करने में कामयाब हुआ वो था मगध। ठीक है, मगध है, उसमें हर्यक वंश स्थापित हुआ था। उस हर्यक वंश से ही इसकी प्रसिद्धि शुरू हो चुकी थी। ठीक है, यानी किस वंश से मगध है वो प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ? हर्यक वंश से। देखिए, 326 ईसा पूर्व की बात है। 326 ईसा पूर्व में मगध पर नंद वंश के राजा धनानंद का शासन था। धनानंद एक बहुत ही विलासी और अत्याचारी शासक था। प्रजा है उसके अत्याचारों से त्रस्त थी और साथ ही साथ उसके कर भार से भी प्रजा दुखी थी। और इसी समय के अंदर पश्चिमोत्तर भारत की सीमाओं पर सिकंदर महान का आक्रमण हो रहा था। तो पश्चिमोत्तर प्रदेश से होते आक्रमणों से जनता परेशान थी और दूसरे धनानंद के अत्याचारों से परेशान थी। इस प्रकार इस समय जनता एक ऐसे राजा की तलाश में थी, या जनता को एक ऐसे राजा की आवश्यकता थी जो चक्रवर्ती सम्राट का आदर्श प्रस्तुत कर सके। और ऐसा ही चक्रवर्ती सम्राट का आदर्श प्रस्तुत करने वाला शासक उन्हें मिला, कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की सहायता लेकर या कौटिल्य की सहायता लेकर मगध के सिंहासन पर स्थापित होने में कामयाब हुआ। और कैसे? उसने अपने गुरु चाणक्य की सहायता लेकर धनानंद, जो कि मगध के शासक थे, उनको हराया और 25 वर्ष की आयु के अंदर भारत के एक यशस्वी सम्राट के रूप में उसका उद्भव हुआ, या यूँ कहें कि वो 25 वर्ष की आयु में एक सम्राट बना। ठीक है, और उसने शासक बनते ही अपने गुरु चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से व्यापक विजय अभियान शुरू कर दिया। ठीक है, इसी विजय अभियान की कड़ी में उसका संघर्ष हुआ था सेल्यूकस से। देखिए, सेल्यूकस सिकंदर के जाने के बाद उसके क्षेत्रों का स्वामी बना, वो था सेल्यूकस। ठीक है, यानी सीरिया या मैसिडोनिया के शासक थे सेल्यूकस। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस का संघर्ष हुआ चंद्रगुप्त मौर्य से। और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हो जाती है और सेल्यूकस हार जाते हैं। सेल्यूकस हारते हैं तो वो संधि करते हैं। इस संधि के फलस्वरूप वो अपने कुछ प्रदेश किसको दे देते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को दे देते हैं। यानी जब सेल्यूकस की हार हो जाती है तो अपने कुछ क्षेत्र हैं, जैसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिमी जो क्षेत्र है वो किसको दे देते हैं? वो दे देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। साथ ही साथ अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी वो चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं और अपना एक राजदूत जो कि मेगस्थनीज है उसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज देते हैं। इस संधि को स्थायित्व प्रदान करने के लिए
चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ से क्या किया जाता है, सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए जाते हैं। ठीक है, यानी सेल्यूकस उन्हें 4 प्रांत देता है, अपनी पुत्री हेलेना का उनसे विवाह करता है और साथ ही साथ अपना राजदूत मेगस्थनीस उनके दरबार में भेजता है और चंद्रगुप्त मौर्य संधि को स्थायित करने के लिए 500 हाथी सेल्यूकस को प्रदान करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के विजय अभियानों के फलस्वरूप जो एक भारत के अंदर एक बड़ा शक्तिशाली एक सत्र राज्य स्थापित हुआ था, उस राज्य के अंदर काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, देखिए वो क्षेत्र हैं जो किसके द्वारा प्राप्त हुए थे, सेल्यूकस से प्राप्त हुए थे। काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बंगाल, बिहार, गुजरात, विंध्य और कश्मीर आदि क्षेत्र हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांत थे। ठीक है, यदि हम तमिल ग्रंथ अहनानुरू और पुरनानुरू की बात करें तो दक्षिणी भारत पर भी चंद्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण किया था। ठीक है, सॉरी यहाँ ये नाम है मुरनानुरू। ठीक है, इस प्रकार तमिल ग्रंथ है अहनानुरू और मुरनानुरू से हमें क्या ज्ञात होता है कि दक्षिणी भारत पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का आक्रमण हुआ था। मृत्यु, चंद्रगुप्त की मृत्यु की बात करें, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य भद्रबाहु के संपर्क में आकर जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक है, क्योंकि भद्रबाहु एक जैन आचार्य थे। उन्हीं जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ वो अपने जीवन के अंतिम काल के अंदर श्रवण बेलगोला मैसूर कर्नाटक चले गए और श्रवण बेलगोला कर्नाटक के अंदर ही 298 ईसा पूर्व में उन्होंने चंद्रगिरी पहाड़ी पर उपवास या सलेखन यानी अन्न जल त्याग कर बैठ जाना, उपवास द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का ये शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा है और इन्होंने जिस राज्य की स्थापना की वो भारत का पहला एक सत्र राज्य था, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उनके पुत्र बिंदुसार शासक बनते हैं जो 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। देखिए यूनानी लेखक है, इसको एमिथ्रोचेड्स के नाम से जाने जाते हैं या यूनानी लेखकों के रूप में इनको एमिथ्रोचेड्स कहा गया है, जबकि वायु पुराण के अंदर इनको भद्रसार नाम से जाना गया है और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन नाम से जाना गया है या उल्लेखित किया गया है। ध्यान रखें, यूनानी लेखक बिंदुसार को एमिथ्रोचेड्स के नाम से पुकारते हैं या जानते हैं। जो विजय अभियान चंद्रगुप्त मौर्य ने चलाया था उस विजय अभियान को उसके पुत्र बिंदुसार द्वारा भी चलाए रखा जाता है और वो सुदूरवर्ती दक्षिण के क्षेत्रों को भी जीतने में कामयाब रहते हैं। कुल मिलाकर अपने पिता के क्षेत्र को वो और बढ़ाते हैं। बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान। यदि बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान की माने तो उनके अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह को दबाने के लिए पहले सुसीम को भेजा गया था, तत्पश्चात अशोक को भेजा गया था। देखिए यहाँ तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ तो सुसीम यहाँ का राज्यपाल था और अशोक उज्जैनी का राज्यपाल था, जिसको यहाँ विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था। राजदूत, जब हम बिंदुसार के दरबार में आए हुए राजदूतों के बारे में देखते हैं तो बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोक्स प्रथम का राजदूत डाइमेक्स भारत आया था। ठीक है, इस समय ठीक है राजदूत एंटियोक्स प्रथम का राजदूत है डाइमेक्स, सीरिया या यूनान के शासक। ठीक है, प्लिनी के लेख से पता चलता है कि मिस्र के नरेश टोलमी फिलाडेल्फस द्वितीय का राजदूत डायोनीसियस बिंदुसार के दरबार में आया था। तो 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस के अंदर इस प्रकार की बातें आपसे पूछी जा सकती है कि बिंदुसार के दरबार में कौन कौन राजदूत आए थे, कहाँ विद्रोह हुआ था और बिंदुसार को किन किन
लेखों में किन किन नाम से जाना गया है। इसी प्रकार हमें चंद्रगुप्त मौर्य से भी उसके विजय के बारे में, उसके सेल्यूकस से संघर्ष के बारे में और उसकी जानकारी, उसके क्षेत्र के बारे में हमसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार ये छोटा सा लेसन इसमें ध्यान रखें। धन्यवाद।